हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ये हमारा जुलाई 2020 का पार्ट टू रहेगा। पार्ट वन हमने कवर कर लिया था करंट अफेयर्स, ये पार्ट टू है जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, दे आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अलाउड इन दिस जोन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन है क्या। तो बेसिकली कि जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर इको सेंसिटिव जोन बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये नोटिफाई किए गए थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। और इन इको सेंसिटिव जोन्स में कुछ आपकी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ होती है जिनको नहीं किया जा सकता, जैसे आपकी कमर्शियल माइनिंग हो गई, सॉ मिल्स हो गए, या ऐसी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं। राइट, परमिटेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं कुछ, जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जिससे हम इन नेचर को कंजर्व कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, तो करेक्ट आंसर होगा बी टू ओनली। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये जो टर्म्स होते हैं इको सेंसिटिव जोन्स, तो आपकी वो सबको पता है कि वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन पे कमेटी बैठी थी, गडकिल कमेटी। उस पर यूपीएससी 2017 पे क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पूरे इको सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स के लगभग पूरे ही एरिया को बोला कि इको सेंसिटिव जोन बनाई जाए। ठीक है, फिर एक कस्तूरी रंगन कमेटी भी बैठी थी, कस्तूरी रंगन कमेटी, ये भी वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन पे बैठी थी। एक आपकी गडकिल कमेटी, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो, आपको पता ही था कि जुलाई 2020 में एमपी, राजस्थान में कई जगह ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पे एक पार्टी के लोग क्विट करके दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, केवल आपको करंट अफेयर्स ही नहीं बताएंगे, करंट अफेयर्स को आपके स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करना। और यूपीएससी यही अप्रोच यूज़ करती है। अब जब भी देखना, कभी भी अगर प्रेसिडेंशियल इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाता था, और आया भी हुआ है 2018 में। तो इस बार डिफेक्शन के बड़े केसेस आए। तो चलिए इस पे देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है आपका, द मेंबर ऑफ एनी हाउस इज डिस्क्वालिफाइड ऑन वॉलेंटरली गिविंग अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा है, देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अ स्पीकर और चेयरमैन इन एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो जो वॉलेंटरली गिव अप करता है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंटी डिफेक्शन के तहत। तो ए स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट, इसके लिए बड़ा फेमस एक जजमेंट भी हुआ था आपका, किहोतो होलोहान केस, किहोतो होलोहान वर्सेस दचिलू। ये केस हुआ था आपका 1992 में, जिसमें बोला गया कि भाई जो स्पीकर की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि स्पीकर ने जो बोल दिया है वही फाइनल है, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर में वो आती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आपने को पता है कि भाई अब थोड़ी बहुत चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ किसके तहत आया है। तो ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके तहत आया था आपका। ठीक है, इसने क्या किया, 10th शेड्यूल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब चीज़ें आपको स्टैटिक नॉलेज आपको इम्प्रूव भी करते रहनी है अपनी। राइट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूली डेवलप्ड मेथड्स ऑफ अर्थक्वेक प्रेडिक्शन। तो लास्ट पिछला साल पूरा भी आपका जो है बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए थे, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाली कैटेगरी जो है आपके स्टेट्स हैं वहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। तो इसकी एक नई मेथड डेवलप की गई थी अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की।
इस पर एक स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट है द न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ फाइलोसिलिकेट्स। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है फाइलोसिलिकेट्स आर द मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ थिक प्लेट्स फाउंड अलोंग द वीकेस्ट पार्ट ऑफ फॉल्ट्स वेयर अर्थक्वेक ऑकर। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो लेट्स से खासकर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे मल्टीपल फॉल्ट्स हैं इस टाइप के, राइट। तो इस पे स्टेटमेंट 1 तो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, पूछा है नॉट करेक्ट, तो इसको ध्यान देना। ऐसे सिली मिस्टेक्स बच्चे अक्सर करते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट। ऑलराइट, और अर्थक्वेक जब भी कहाँ पे मेजरली कॉज करेंगे? जहाँ पे फॉल्ट लाइन होगी, टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, बीच में गैप बन जाएगा, प्लेट मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रहते हैं। प्लस जो आपको पता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, अगेन वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट है। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ये थिक प्लेट्स नहीं होते, ये थिन प्लेट्स होते हैं, बहुत ही थिन प्लेट्स होते हैं, एंड दीज आर फाउंड अलोंग द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फॉल्ट। क्लियर, तो जो नया मॉडल है, जो नया मेथड प्रेडिक्शन का है, वो इन्हीं फाइलोसिलिकेट्स को पता करने के लिए और उनकी फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया है द स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। देखो ये क्वेश्चन क्यों लाया गया, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कि निर्भया जो वर्डिक्ट आई थी, उसमें प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर पे बात चल रही थी। ठीक है, स्पेशली और फोकस ज़्यादा था आपका प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर। ऑलराइट, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो ज़्यादा वाइडर रहती हैं एज कम्पेयर टू गवर्नर की, क्योंकि डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। ऑलराइट, सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एक्सटेंड्स टू द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी स्टेट लॉ। कर सकता है। ऑलराइट, ये डेफिनेटली कर सकता है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, दूसरा सही है। राइट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडीज। पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें आपका चारों ही यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आते हैं। राइट, तो जो UN इकोसॉक है, इसको UN इकोसॉक बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें आपका ILO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूनिसेफ, ये सारे आपके आते हैं। देखो नाम से ही क्लियर होना चाहिए ना, जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे इसके अंदर आएंगे। ये तो डी इज द करेक्ट आंसर। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।